नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। देश के 71वें संविधान दिवस के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। इस मौके पर 22 मिनट के भाषण में पीएम ने 4 बड़ी बातें कही। किसान आंदोलन को आज 1 साल पूरा हो गया है। नए कृषि कानूनों की वापसी की प्रक्रिया भले ही शुरू हो गई, लेकिन एमएसपी समेत दूसरी मांगों को लेकर किसान अभी भी बॉर्डर्स पे डटे हुए हैं। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डरों पर चल रहे किसानों के धरने को आज यानी कि 26 नवंबर 2021 को 1 साल पूरा हुआ। इस अवसर पर आज गाजीपुर समेत सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर महापंचायतें आयोजित हो रही हैं। 232 दिनों से फरार चल रहे मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने वसूली के एक मामले में खुद को भगोड़ा घोषित किए जाने के खिलाफ स्थायी कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। ही नहीं है, चलिए नहीं है, 5 मिनट। देश के 71वें संविधान दिवस के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। इस मौके पर 22 मिनट के भाषण में पीएम ने 4 बड़ी बातें कही। उन्होंने सबसे पहले नेशन फर्स्ट का जिक्र किया और कहा कि राजनीति की वजह से देश हित पीछे छूट गया है। इसके बाद परिवारवाद पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक ही परिवार का पार्टी चलाना लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। अपने भाषण के तीसरे अहम मुद्दे के तौर पर प्रधानमंत्री ने राजनीति में भ्रष्टाचार का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का महिमा मंडन नए लोगों को भी इसी रास्ते पर चढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आखिर में मोदी ने अधिकार कर्तव्य की सीख दी। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में क्या प्रमुख बातें कही। कार्यक्रम में मोदी ने कहा कि नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाते हुए हमारे वीर जवानों ने मुंबई हमले के आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए अपना बलिदान दिया है। संविधान बनाते वक्त देश हित सबसे ऊपर था। अनेक बोलियां, पंथ और राजा रजवाड़े को संविधान के जरिए एक बंधन में बांधा गया। इसका मकसद था कि ऐसा करके देश को आगे बढ़ाया जाए। आज शायद हम संविधान का एक पेज भी पूरा ना लिख पाते, क्योंकि राजनीति के चलते नेशन फर्स्ट और देश हित पीछे छूट जाता है। मोदी बोले कि देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाइए, भारत एक संकट की तरफ बढ़ रहा है और वो है पारिवारिक पार्टियां। पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली, और अब आगे कहने की जरूरत नहीं लगती। ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ संविधान हमें जो कहता है यह उसके विपरीत है। जब मैं कहता हूं कि पारिवारिक पार्टियां, तो मैं ये नहीं कहता कि परिवार के एक से ज्यादा लोग राजनीति में ना आए, योग्यता के आधार पर और जनता के आशीर्वाद से आए। जो पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार चलाता रहे, वो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट होता है। किसान आंदोलन को आज 1 साल पूरा हो गया है। नए कृषि कानूनों की वापसी प्रक्रिया भले ही शुरू हो गई है, लेकिन एमएसपी समेत दूसरी मांगों को लेकर किसान आज टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर शक्ति प्रदर्शन करेंगे। टिकरी बॉर्डर के पास सेक्टर 13 में 7 एकड़ क्षेत्र में किसान महापंचायत में शामिल होंगे। इस महापंचायत को लेकर पंजाब से बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। किसानों के दिल में एक तरफ कृषि कानूनों की वापसी की खुशी है, तो दूसरी तरफ आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले साथी किसानों की मौत का गम भी साफ नजर आ रहा है। भारतीय किसान यूनियन एकता की तरफ से सेक्टर 13 में यह महापंचायत आयोजित की जा रही है। इसमें संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम नेताओं को बुलाया भी गया। बीकेयू के कार्यकारी प्रधान जसविंदर सिंह ने बताया कि पिछले 2 दिन में 20,000 से ज्यादा किसान टिकरी बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा सिंघू बॉर्डर पर भी किसान पहुंचे हुए हैं। उन्होंने बताया कि महापंचायत में आंदोलन की रणनीति पर चर्चा के साथ ही 1 साल की तमाम गतिविधियों पर किसान नेता अपने विचार रखेंगे। इधर टिकरी बॉर्डर पर भी सुबह से ही चहल पहल बढ़ गई है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डरों पर चल रहे किसान के धरने को आज यानी कि 26 नवंबर 2021 को 1 साल पूरा हो गया है। इस अवसर पर आज गाजीपुर समेत सिंघू, टिकरी और शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसान महापंचायतें चल रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों से सैकड़ों किसान गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। यहाँ खुद राकेश टिकैत भी मौजूद हैं। 1 साल पूरा होने पर धरना स्थल पर टेंट तंबुओं को व्यवस्थित भी किया गया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि आज सभी बॉर्डरों पर लोग आएंगे और बातचीत करेंगे। अभी तो आंदोलन चल रहा है। केंद्र सरकार अगर बातचीत करेगी तो आगे
आगे का समाधान निकलेगा, वे बात ही नहीं करना चाहते। बिना बात के कैसे समाधान हो सकता है। गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान तैनात कर दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर से बैरिकेडिंग कर दी है और बड़े बड़े पत्थर के बैरिकेड्स जेसीबी मशीन से रखवा दिए हैं। 232 दिनों से फरार चल रहे मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने वसूली के मामले में खुद को भगोड़ा घोषित किए जाने के खिलाफ स्थानीय कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। अधिवक्ता गुंजन मंगला के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एसबी भाजीपाले के समक्ष एक आवेदन दायर कर उन्हें भगोड़ा घोषित करने के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। फिरौती के एक मामले में शुक्रवार को परमवीर सिंह ठाणे के नगर पुलिस स्टेशन में पेशी के लिए पहुंचे। यहाँ पुलिस अधिकारियों की एक टीम उनसे पूछताछ कर रही है। इस टीम में डीसीपी अविनाश अंबुरे भी शामिल हैं। परमवीर पर सट्टेबाजी के आरोप में गिरफ्तार हुए सोनू जालान नाम के शख्स ने 10 करोड़ की फिरौती मांगने का आरोप लगाया था। उनके खिलाफ इस मामले में पहले लुकआउट नोटिस और फिर बाद में वारंट जारी हुआ था। परमवीर को लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने भी कहा था कि हम परमवीर को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के खिलाफ लीगल ओपिनियन ले रहे हैं। सर्विस रूल के मुताबिक जो करना है वो किया जाएगा। गलतियां की हैं तो नियमों की मुताबिक कार्रवाई भी की जाएगी। परमवीर को सस्पेंड करने का फैसला मुख्यमंत्री से बात करने के बाद ही होगा। 1 करोड़ के इनामी नक्सली प्रशांत बोस और किशन दा उर्फ बूढ़ा की गिरफ्तारी के विरोध में नक्सलियों ने गुमला में जवाबी हमला किया है। नक्सलियों ने गुमला जिला के कुरुमगढ़ थाना नए निर्माणाधीन भवन को बम से उड़ा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां पोस्टर लगाकर पुलिस को चुनौती भी दी है। यह प्रशांत बोस और उनकी पत्नी शीला की गिरफ्तारी का जवाबी हमला है। जबकि घटनास्थल से मात्र 2 किलोमीटर दूर स्कूल भवन में 200 से ज्यादा पुलिस के जवान मौजूद थे। किन्हीं को घटना की भनक तक नहीं लग सकी। नक्सली घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद आसपास के गांव में भय का माहौल है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। थाने के निर्माण कार्य से जुड़े एक मजदूर ने बताया कि रात के 12 बज रहे थे। अचानक 50 की संख्या में हथियारबंद नक्सली यहां पहुंचे। एक को बाहर निकलवाया और सभी को तुरंत थाना भवन खाली करने का आदेश दिया। जैसे ही मजदूर वहां से निकले, उन्होंने केन बम लगाकर थाना भवन को उड़ा दिया। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। કોઈ બી બિઝનેસનો જે બેઝિક પ્રશ્ન હોય છે તે હોય છે માર્કેટિંગ. દરેકનો બિઝનેસ વધતા ઓછા પ્રમાણમાં ચાલતો તો હોય જ છે. તો મારા બિઝનેસમાં મને જે તકલીફ પડી રહી હતી એમાં એવું હતું કે ક્વોલિટી વર્ક હું લેવા જાઉં તો મારા બજેટની બહાર જતું રહેતું હતું. મારું નામ હર્ષ પટેલ છે. વે ટુ ફેશન WTF વસ્ત્રાપુર ખાતે મારી રેડીમેડ ગાર્મેન્ટની શોપ છે જે છેલ્લા 8 વર્ષથી હું ચલાવી રહ્યો છું. મારા મિત્ર થ્રુ મને એક એપ્લિકેશન વિશે જાણવા મળ્યું કે જેની અંદર આપણા રેગ્યુલર કસ્ટમર તો જે હોય એના સાથે તમે ટચમાં તો હો જ છો, પણ જે નવા કસ્ટમર આવે અથવા તો તમે જેમ કે ઇન્સ્ટાગ્રામ કે વોટ્સઅપ ઉપર જે ડિજિટલ માર્કેટિંગ કરતા હોય તો એની સાથે સાથે હું માર્કેટિંગ કરી શકું છું. બ્રાન્ડ સ્પોર્ટ 365 સૌથી પહેલાં તો 7 દિવસનો જે ટ્રાયલ ફ્રી પેક હતો એ મેં યુઝ કર્યો. એનાથી મને સારી એવી મજા બી આવી અને એકદમ ઇઝી છે કે જેમાં મારે કોઈની જરૂર પણ નથી પડતી. હું મારી જાતે મારું માર્કેટિંગ કરી શકું છું. એ ફીચર્સ મને બહુ સારો લાગ્યો. ત્યારબાદ મને એવું લાગ્યું કે આપણે આના પેઇડ વર્ઝનમાં જવું જોઈએ, જે મેં લીધું પેઇડ વર્ઝન એનું. ત્યારબાદ એની અંદર એવી સિસ્ટમ છે કે તમે અનલિમિટેડ ફ્રેમ ડાઉનલોડ કરી શકો છો અને તમારો લોગો, એડ્રેસ અને કોન્ટેક્ટ નંબર લગાવી અને તમારા કસ્ટમરને એપ્રોચ કરી શકો છો, જેનાથી મારો કસ્ટમરનો ફ્લો પણ વધ્યો અને મને ઇઝી પણ લાગ્યો આ યુઝ. મારે જે માર્કેટિંગનો એમ હતો જેનું પરફેક્ટ સોલ્યુશન મને બ્રાન્ડ સ્પોર્ટ 365 આપ્યો. કોઈ ઝંઝટ નથી. લોગો અપલોડ, ઇમેજ ડાઉનલોડ અને શેર. બ્રાન્ડ સ્પોર્ટ 365 આસાન है. ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर।
राजस्थान में नवंबर में कोरोना के अब तक 265 केस सामने आ चुके हैं। स्कूली बच्चे लगातार पॉजिटिव आ रहे हैं। इसके पीछे दावा किया जा रहा है कि तीसरी लहर आ रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी तक प्रदेश में नया वेरिएंट सामने नहीं आया। जो केस सामने आ रहे हैं उस आधार पर जयपुर हॉटस्पॉट बन चुका है। नवंबर में अब तक मिले केस में से 58% मामले जयपुर के हैं। जयपुर एसएमएस मेडिकल कॉलेज में आरटीपीसीआर के साथ साथ रैंडम केस की जीनोम स्कैनिंग भी की जांच भी की जा रही है। पिछले 3 महीने के अंदर जयपुर के 750 से ज्यादा सैंपल की जांच कराई जा चुकी है। इनमें एक भी सैंपल में नया वेरिएंट नहीं मिला है। जीनोम स्कैनिंग के लिए राजस्थान से लगभग 3500 सैंपल जयपुर समेत देश के दूसरे लैब में भी भिजवाए गए हैं। इनमें भी नए वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है। बैंक की नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। देश भर में बैंक ऑफ बड़ौदा ने सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर और ई वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर के 376 पदों पर भर्ती निकाली है। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा जारी की गई इस भर्ती में सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर के 326 पद और ई वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर के 50 पदों पर भर्ती की जा रही है, जिनके लिए उम्मीदवार 9 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा जारी की गई रिलेशनशिप मैनेजर और ई वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर के रिक्त पदों भर्ती के लिए उम्मीदवारों को उनकी योग्यता और अनुभव के आधार पर चुना जाएगा। इसके बाद उनका इंटरव्यू किया जाएगा। इस भर्ती में सामान्य और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से आने वाले उम्मीदवार को क्वालिफाइड करने के लिए 60% नंबर लाने पड़ेंगे। वहीं एससी, एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग श्रेणी से आने वाले उम्मीदवार को क्वालिफाइड करने के लिए 55% नंबर लाने पड़ेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा भर्ती विज्ञापन के अनुसार रिलेशनशिप मैनेजर के पदों पर भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगा। यह 5 साल का होगा। हालांकि इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना में मिले कोरोना के नए वेरिएंट्स को लेकर खतरा बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए डब्ल्यूएचओ ने शुक्रवार को इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। ब्रिटिश साइंटिस्ट ने भी बोत्सवाना में मिले नए वेरिएंट को लेकर चेतावनी दी है। इसमें 32 म्यूटेंट हो रहे हैं, जिस वजह से वैक्सीन भी इसके खिलाफ कारगर नहीं है। यह वेरिएंट अपने स्पाइक प्रोटीन में बदलाव कर काफी तेजी से फैल रहा है। दक्षिण अफ्रीका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज ने बताया कि देश में इस वेरिएंट के अब तक 22 केस मिले हैं। वैज्ञानिकों ने इसे B1529 नाम दिया है। इस वेरिएंट ऑफ सीरियस कंसर्न भी बताया जा रहा है। डब्ल्यूएचओ ने कोरोना मामले की तकनीकी प्रमुख डॉक्टर मारिया वान केरखोफ ने कहा कि हमें इस वेरिएंट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली है। मल्टीपल म्यूटेंट की वजह से वायरस के बिहेवियर में बदलाव हो रहा है। यह चिंता की बात है। मिजोरम राज्य के थेजाल शहर में शुक्रवार को 5.15 पर भूकंप आया। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.1 मापी गई है। भूकंप के झटके त्रिपुरा, मणिपुर, असम के 7, पश्चिम बंगाल में कोलकाता और बांग्लादेश के चिटगांव में भी महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक भारत म्यांमार बॉर्डर पर शुक्रवार को ही सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र बांग्लादेश के चिटगांव से 183 किलोमीटर पूर्व में था। सुबह 5:23 पर दूसरे भूकंप की भी जानकारी सामने आई। यूरोपियन मेडिटेरियन सिस्मोलॉजी सेंटर ने भी अपनी वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी। थेजौल के एक शख्स ने इस वेबसाइट पर लिखा कि सबसे लंबे भूकंप के झटकों में से यह एक था। EMSC की वेबसाइट पर थेजौल के एक निवासी ने लिखा कि उसमें ऐसे झटके कभी नहीं महसूस किए। 20 नवंबर को गुवाहाटी और असम के अन्य हिस्सों में 4.1 तीव्रता का भूकंप आया था। भूकंप दिन में 1:12 पर आया था। भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किमी नीचे पाया गया था। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की टीम आज बकाया नगरीय विकास कर जमा नहीं करवाने पर एक मॉल और एक स्किल डेवलपमेंट के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग को सील कर दिया गया। मॉल संचालक पर 81 लाख रुपए और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर 24 लाख रुपए का टैक्स बकाया था, जिसे आज सुबह सील करने की कार्रवाई की गई। जयपुर नगर निगम ग्रेटर जगतपुरा जोन कमिश्नर ममता नागर ने बताया कि इन दोनों ही बिल्डिंगों के मालिकों और मैनेजमेंट को पिछले 1 महीने से लगातार नोटिस देकर बकाया टैक्स जमा करवाने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन 2-3 बार नोटिस देने के बाद भी टैक्स जमा नहीं करवाया गया। तो आज सुबह दोनों ही बिल्डिंगों के प्रशासनिक भवनों को सील कर दिया गया। उन्होंने बताया कि अगर समय पर दोनों बिल्डिंग
का टैक्स जमा नहीं हुआ तो बैंकों को लेटर लिखकर इनके अकाउंट भी सील करवाने की कार्रवाई की जाएगी। नागर ने बताया कि जोन इलाके में जितनी भी ऐसी संपत्तियां हैं जिन पर 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा का यूडी टैक्स बकाया चल रहा है, उन सभी को नोटिस देने शुरू कर दिए गए हैं। हमारा टारगेट दिसंबर तक ऐसे सभी बकायेदारों से टैक्स वसूलने करने का है। इसके बाद 10 लाख रुपए से छोटे टैक्स बकायेदारों से वसूली की कार्रवाई की जाएगी। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। 10 सेकंड में आप एक बिजनेस को एक ब्रांड में बदल सकते हो। कैसे? ब्रांड स्पॉट 365 डाउनलोड करिए, लॉग इन करिए, एक क्रिएटिव सी डिजाइन पर क्लिक कीजिए, लोगो अपलोड करिए और बन गया आपका बिजनेस एक ब्रांड। ये ऐप हमारे जैसे बिजनेसमैन को देता है अनलिमिटेड प्रमोशनल डिजाइन, फेस्टिवल ग्रीटिंग्स, मोटिवेशनल और कई तरह के क्रिएटिव पोस्ट, जिसे आप हर रोज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करके बढ़ा सकते हैं अपने बिजनेस की डिजिटल प्रेजेंस। वो हमारी बिजनेस लाइन में कहते हैं ना, देखने का पैसा नहीं लगता है, ट्रायल फ्री है, झंझट नहीं है, लोगो अपलोड, सीधा डाउनलोड और फिर शेयर। बस ब्रांड स्पॉट 365 आसान है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि मार्च तक महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार गिर जाएगी और यहां बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार आ जाएगी तो आपको अपेक्षित बदलाव दिखाई भी देगा। उन्होंने कहा कि यह बात मेरे अंदर की है, इसलिए मैं उसे अभी बाहर नहीं निकालना चाहता हूं। सरकार बनानी होती है या सरकार गिरानी होती है तो कुछ बात सीक्रेट रखनी पड़ती है। उन्होंने महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का नाम लेकर कहा कि मार्च तक महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बनाने की बात उन्होंने बोली है। यह बात उनकी जुबान से निकली है तो उसे सच साबित करने के लिए हम काम करेंगे। साथ ही उन्होंने उद्धव ठाकरे को लेकर भी कहा कि उनकी तबीयत खराब है, इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन गठबंधन सरकार ज्यादा दिनों की नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की हाल ही में रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हुई है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को 24 अगस्त को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कुछ घंटे के बवाल के बाद देर रात उन्हें बेल भी मिल गई थी। 23 अगस्त को उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के कान के नीचे बजाने का बयान दिया था। इसके बाद पूरे महाराष्ट्र में शिव सैनिकों ने उग्र प्रदर्शन किया था। कई जिलों में राणे के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई थी। नासिक में भाजपा कार्यालय पर पत्थरबाजी भी की गई थी। तो वहीं मुंबई में राणे के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे शिव सैनिकों पर पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा था। कोविड-19 के नए वेरिएंट के आने से इकोनॉमी की रिकवरी प्रभावित हो सकती है। इस डर से कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। सुबह 10:41 बजे बीएसई सेंसेक्स 1322.44 अंक यानी कि 2.25% की गिरावट के साथ 57,472 के लेवल पर आ गया। वहीं निफ्टी 405.85 अंक या 2.31% गिरकर 17,130 पर पहुंच गई। फार्मा के अलावा बाकी सभी सेक्टोरल इंडेक्स में गिरावट है। सबसे ज्यादा गिरावट रियल्टी, मीडिया और बैंकिंग स्टॉक में देखी जा रही है। सेंसेक्स के 30 में 29 शेयर लाल निशान पे हैं। बढ़त वाले शेयर में केवल डॉक्टर रेड्डीज है। सबसे ज्यादा गिरावट बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, मारुति के स्टॉक में देखने को मिल रही है। एशियाई बाजारों में भी गिरावट देखने को मिल रही है। निक्केई 225 में 2% से ज्यादा की कमजोरी है। स्ट्रेट टाइम्स और हैंगसेंग में 1% से ज्यादा गिरावट है। ताइवान वेटेड कोस्पी और शंघाई कंपोजिट में भी कमजोरी नजर आ रही है। भोपाल के पिपलानी इलाके में एक ही परिवार के 5 लोगों ने जहर खा लिया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। जहर खाने वाले में 2 महिलाएं और 2 बालिकाएं हैं। पुलिस ने गंभीर हालत में सभी को पटेल नगर इलाके के गायत्री अस्पताल में भर्ती कराया है। यहां से 16 वर्षीय पूर्वी और 80 वर्षीय नंदिनी जोशी की मौत हो गई है। पिपलानी थाना प्रभारी अजय नायर ने बताया कि अशोक विहार कॉलोनी में रहने वाले संजीव जोशी मैकेनिक हैं। वह अपनी मां नंदिनी जोशी और पत्नी अर्चना, 2 बेटियों ग्रीष्मा पूर्वी के साथ
रहते हैं। पुलिस को गुरुवार शुक्रवार रात 12:30 बजे इसकी जानकारी मिली कि 5 लोगों ने चूहा मारने का जहर खा लिया है। पुलिस अस्पताल पहुंचकर लोगों के बयान ले रही है। फिलहाल जहर खाने की वजह का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस को पारिवारिक कलह की आशंका है। लोकायुक्त ने रीवा में पुस्तक निगम के डिपो प्रबंधक 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए भी उनको पकड़ा गया है। ये 13 नंबर थी, ये 14 नंबर आएगा। थोड़ा ऊपर करिए। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री मैग्डेलेना एंडरसन ने चुने जाने के 12 घंटे के अंदर इस्तीफा दे दिया है। एंडरसन ने 3 पार्टियों के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई थी। इनमें ग्रीन पार्टी और सेंटर पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। एंडरसन को उम्मीद है कि सरकार में अकेली पार्टी बची होने के कारण उन्हें फिर से प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। देश की वित्त मंत्री रह चुकी एंडरसन इस महीने की शुरुआत में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर चुनी गई थी। स्वीडन की संसद ने बुधवार को मैग्डेलेना एंडरसन को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर मंजूरी दी थी। एंडरसन ने लेफ्ट पार्टी और सेंटर पार्टी के गठबंधन से सरकार बनाई थी, लेकिन सेंटर पार्टी ने नई सरकार के फाइनेंशियल बजट का समर्थन करने से इनकार कर दिया था। अजमेर जिले के व्यावर में पट्टे नहीं मिलने से खफा कुछ लोगों ने नगर परिषद पहुंचकर प्रदर्शन किया। यहां पर प्रशासन का पुतला फूंका गया। इस दौरान लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। लोगों का आरोप था कि नगर परिषद की ओर से पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं, मनमर्जी की जा रही है। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में शहर के लोगों ने परिषद कार्यालय पहुंचकर प्रशासन का पुतला फूंका। सरकार की ओर से चलाए जा रहे प्रशासन शहरों के संघ अभियान की व्यावर नगर परिषद पर अनदेखी का आरोप लगाया है। रावत ने बताया कि लोगों को पट्टे के लिए चक्कर कटवाए जा रहे हैं। यहां का प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। ऐसे में लोगों में रोष है और इसके चलते लोग यहां आकर विरोध प्रकट कर रहे हैं। अगर नगर परिषद ने जल्द ही इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस दौरान गुरुदेव यादव, विकास साचौरा सहित सभी लोग मौजूद रहे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। भारत और पाकिस्तान के विभाजन को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिया बड़ा बयान। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के बाद फिर बढ़ने शुरू हो गए हैं। पिछले 9 दिनों का डेटा देखें तो मृत्यु दर में 121% तक की बढ़ोतरी हुई है। संयुक्त अरब अमीरात के अहमद नसीर अल रहीसी इंटरपोल के नए चीफ होंगे। झारखंड पुलिस के एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने बीएसएफ के जवानों की मदद से नक्सलियों और गैंगस्टरों को हथियारों की सप्लाई करने के इस खेल का भांडाफोड़ किया है। जयपुर के बड़े ज्वेलर्स ग्रुप की कंपनियों पर आयकर की कार्रवाई तीसरे दिन भी जारी रही। भारत और पाकिस्तान के विभाजन को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चीफ ने गुरुवार को नोएडा में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में कहा कि विभाजन कोई समाधान नहीं था। ना तो भारत इससे खुश है और ना ही इस्लाम के नाम पर इसकी मांग करने वाले। उन्होंने कहा कि मातृभूमि का विभाजन कभी ना कभी मिटने वाली वेदना है। ये दर्द तब खत्म होगा जब विभाजन निरस्त हो जाएगा। ये नारों का विषय नहीं है। नारे तब भी लगते थे लेकिन विभाजन हुआ, ये सोचने का विषय है। उन्होंने आगे कहा कि हिंदू समाज को संगठित होने की जरूरत है। हमारी संस्कृति विविधता में एकता की है
और इसलिए हिंदू यह नहीं कह सकता है कि मुसलमान नहीं रहेंगे। अनुशासन का पालन सबको करना होगा। अत्याचार को रोकने के लिए बल के साथ सत्य आवश्यक है। देश कैसे टूटा उस इतिहास को पढ़कर आगे बढ़ना होगा। विभाजन के बाद भी दंगे होते हैं, दूसरों के लिए भी वही आवश्यक मानना जो खुद को सही लगे, यह गलत मानसिकता है। अपने प्रभुत्व का सपना देखना गलत है। राजा सबका होता है, सबकी उन्नति उसका धर्म है। भागवत ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री को भी 14 अगस्त को कहना पड़ता है कि इस अध्याय को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये हमारे अस्तित्व का प्रश्न है। उन्होंने आगे कहा कि उस समय इस विभाजन को इसलिए स्वीकार करना पड़ा था ताकि देश में किसी का खून ना बहे, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि इसका उल्टा हुआ। तब से अब तक न जाने कितना खून बह चुका है। भागवत ने कहा कि विभाजन के बाद उनका जन्म हुआ और 10 साल बाद समझ में आया, और जब समझ में आया तो नींद नहीं आई। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के बाद फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। पिछले 9 दिनों का डेटा देखें तो मृत्यु दर में 121% तक की बढ़ोतरी हुई है। 15 नवंबर को देश भर में 197 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। वहीं 23 नवंबर को यह बढ़कर 437 तक पहुंच गई। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका ने केंद्र सरकार को भी अलर्ट कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को 13 राज्यों को चिट्ठी लिखकर कोरोना टेस्टिंग की घटती तादाद पर चिंता जाहिर की है। उत्तराखंड के देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में 11 IFS अधिकारी पॉजिटिव मिले थे। इसके बाद 48 अधिकारियों को आइसोलेट कर दिया गया है। वहीं कर्नाटक के धारवाड़ के SDM मेडिकल कॉलेज में 66 स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सभी फुली वैक्सीनेटेड हैं। 400 छात्रों वाले इस कॉलेज में बिल्डिंग के साथ ही 2 हॉस्टल भी सील कर दिए गए थे। 300 छात्रों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। 100 की रिपोर्ट आनी बाकी है। धारवाड़ के डिप्टी कमिश्नर नितेश पाटिल ने बताया कि करीब एक हफ्ते पहले कुछ स्टूडेंट्स एक प्रोग्राम में शामिल हुए थे। उन छात्रों का कोरोना टेस्ट करने पर सभी पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट तलाशे जा रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात के अहमद नसीर अल रईसी इंटरपोल के नए चीफ होंगे। वो इस पद पर 4 साल रहेंगे। गुरुवार तुर्की के इस्तांबुल में वह इंटरपोल के 140 सदस्य देशों की मीटिंग में नसीर को इंटरपोल प्रेसिडेंट चुना गया है। उन्होंने चेक रिपब्लिक के कर्नल सेकरा हर्वेकोवा को हराया है। CBI के स्पेशल डायरेक्टर प्रवीण सिन्हा इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव कमेटी में शामिल किए गए हैं। सिन्हा का सिलेक्शन बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इस रेस में चीन, सिंगापुर, जॉर्डन और साउथ कोरिया के अफसर भी थे। भारत के सभी मित्र देशों ने सिन्हा का समर्थन किया। तुर्की में भारत के एम्बेसडर लगातार सिन्हा के लिए कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर अहमद नसीर अल रईसी फिलहाल UAE की होम मिनिस्ट्री में इंस्पेक्टर जनरल है। उन्हें सख्त एडमिनिस्ट्रेटर माना जाता है। वो देश के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में ही रह चुके हैं। इंटरपोल 1920 में बना था। इसके बाद से यह पहला मौका है जब मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट से कोई अफसर इंटरपोल का चीफ बना है। UAE के राष्ट्रपति शेख खलीफा के डिप्लोमेटिक एडवाइजर अनवर सईद ने कहा है कि हम रईसी को इस पद पर चुने जाने के लिए बधाई देते हैं। वो बहुत काबिल अफसर हैं और उनका चुनाव बताता है कि UAE में कानून के कितने अच्छे अधिकारी हैं। देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार BSF में हथियारों के तस्करों ने सेंध लगा दी है। झारखंड पुलिस के एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने BSF के जवानों की मदद से नक्सलियों के और गैंगस्टर को हथियारों की सप्लाई करने के इस खेल का भांडाफोड़ किया है। झारखंड ATS ने 5 राज्यों बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर 5 तस्कर अरेस्ट किए हैं। इनमें पंजाब के फिरोजपुर की BSF 116 बटालियन का हेड कांस्टेबल कार्तिक बेहरा भी शामिल है। इसके अलावा बिहार के सारण से BSF 114 का बटालियन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाला अरुण कुमार भी शामिल है। MP से कुमार गुरलाल ओचवारे, शिवपालपुर धवन चौहान, हिरला गुमान भी शामिल है। अरुण ही इस गिरोह का मास्टरमाइंड है। झारखंड ATS के SP प्रशांत आनंद और IG अभियान AV होमकर ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी। गिरफ्तार लोगों के पास से 9000 राउंड से ज्यादा कारतूस, 14 हाई टेक पिस्टल, 21 मैगजीन सहित कई चीजें बरामद की गई हैं। इस पूरे अभियान में अब तक कुल 9 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। इसमें BSF का एक जवान और एक रिटायर्ड जवान भी शामिल है। IG अभियान
एवी होमकर को ने बताया कि इसके नेक्सस का मुख्य केंद्र एमपी और महाराष्ट्र को जोड़ने वाला बॉर्डर है। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के एमपी के बुरहानपुर जिले में इनका पूरा सेटअप है। यहाँ हथियार बनाने की फैक्ट्री भी लगा रखी थी। आरोपी यहाँ हथियार तैयार कर अपने नेटवर्क के माध्यम से अलग अलग जगहों पर सप्लाई कर रहे थे। जयपुर के बड़े ज्वेलर ग्रुप की कंपनियों पर आयकर की कार्रवाई तीसरे दिन भी जारी रही। आयकर टीम को जाने माने कारोबारी और गौरव टावर के मालिक निर्मल बरड़िया के ठिकानों से 1 करोड़ 60 लाख कैश मिला है। बड़ी संख्या में संपत्ति खरीद के कागजात भी मिले हैं। कई लॉकर्स होने का भी खुलासा हुआ है। लॉकर्स की जांच चल रही है। बरड़िया के 2 पेन ड्राइव में बेनामी लेन देन का ब्यौरा होने की भी आशंका है। इसकी जांच की जा रही है। आयकर विभाग ने 2 दिन पहले ज्वेलर्स ग्रुप और इनके सहयोगी के 56 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे थे। जयपुर के 46 ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। दिल्ली, मुंबई और टोंक के 10 ठिकानों पर आयकर टीमें जांच कर रही हैं। 400 से ज्यादा कर्मचारी की टीम लगी हुई है। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी रेड में शामिल हैं। जयपुर में गौरव टावर, बरड़िया कॉलोनी, सीतापुरा में स्पेशल इकोनॉमिक जोन, रामगढ़ रोड, बेला कासा होटल सहित कई ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। यह कारोबारी समूह ज्वेलरी, फाइनेंस, रियल एस्टेट और होटल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। यह ग्रुप नामी कारोबारी निर्मल बरड़िया का है। निर्मल बरड़िया की कंपनियों का कई शहरों में कारोबार होने के साथ ही ज्वेलरी और प्रीशियन स्टोन का बड़ा कारोबार है। आयकर छापों में प्रीशियन स्टोन ब्रोकर राधा मोहन तोतला, कारोबारी प्रमाद दरडा के ठिकाने भी शामिल हैं। तो रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। 10 सेकंड में आप एक बिजनेस को एक ब्रांड में बदल सकते हो। कैसे? ब्रांड स्पॉट 365 डाउनलोड करिए, लॉग इन करिए, एक क्रिएटिव सी डिजाइन पर क्लिक कीजिए, लोगो अपलोड करिए और बन गया आपका बिजनेस एक ब्रांड। ये ऐप हमारे जैसे बिजनेसमैन को देता है अनलिमिटेड प्रमोशनल डिजाइन, फेस्टिवल ग्रीटिंग्स, मोटिवेशनल और कई तरह के क्रिएटिव पोस्ट, जिसे आप हर रोज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करके बढ़ा सकते हैं अपने बिजनेस की डिजिटल प्रेजेंस। वो हमारी बिजनेस लाइन में कहते हैं ना, देखने का पैसा नहीं लगता है, ट्रायल फ्री है, झंझट नहीं है, लोगो अपलोड, सीधा डाउनलोड और फिर शेयर। बस ब्रांड स्पॉट 365 आसान है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। झारखंड के गुमला से एक हादसे का वीडियो सामने आया है। यहां एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार पति पत्नी को टक्कर मार दी। इससे वे दोनों उछलकर सड़क पर गिर गए। घटना गुरुवार दोपहर की है। यह हादसा गुमला बसिया रोड के किंद केला पेट्रोल पंप के पास हुआ है। हालांकि भयानक हादसे के बावजूद पति पत्नी सुरक्षित हैं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पति पत्नी दोनों उछलकर जमीन पर जा गिरे। यह पूरी वारदात पेट्रोल पंप के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना में दोनों को हल्की चोटें आई हैं। नजदीकी के अस्पताल से शुरुआती इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। सीसीटीवी फुटेज देखने से यह साफ पता चलता है कि बाइक चलाने वाले की गलती के कारण कार चालक ने टक्कर मारी। हादसे के बाद कार ड्राइवर ने खुद घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कैबिनेट मंत्री बने हेमाराम चौधरी गुरुवार को जिले के डेगाना क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान हाईवे पर पायलट गुट से जुड़े कार्यकर्ताओं द्वारा हाईवे किए गए उनके स्वागत सत्कार कार्यक्रम के दौरान डेगाना एमएलए विजयपाल मिर्धा और डेगाना शहर के पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम बिंदा से में बहसबाजी हो गई। इससे मौके पर हंगामा भी हुआ। पुलिसकर्मियों ने डेगाना एमएलए विजयपाल मिर्धा को शांत किया। इसके बाद पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम बिंदा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी और उसके साथ भी आने वाले लोगों का स्वागत किया। दरअसल कैबिनेट मंत्री बने हेमाराम चौधरी डेगाना विधायक विजयपाल मिर्धा, लाडनू विधायक मुकेश भाकर और पर्वत सर विधायक रामनिवास गावड़िया के साथ डेगाना के रेवाड़ गांव के शहीद जवान किशन राम बावल की प्रतिमा अनावरण समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान पायलट गुट से जुड़े डेगाना शहर के पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम बिंदा के नेतृत्व में इडवा गांव में पूर्व सांसद और पूर्व पीसीसी उपाध्यक्ष गोपाल सिंह शेखावत के घर के बाहर कैबिनेट मंत्री बने हेमाराम चौधरी के स्वागत सत्कार का कार्यक्रम रखा गया। लेकिन कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी इडवा के कार्यक्रम
कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। सैकड़ों कार्यकर्ता वहां इंतजार करते ही रह गए। महाराजा कॉलेज में पढ़ती हूँ, खाद लेने के लिए 2 घंटे से लाइन में लगी हूँ। आखिर पापा कई दिनों से लाइन में लगते रहे लेकिन खाद नहीं मिली। इस कारण पढ़ाई छोड़कर मैं भूखे प्यासे यहाँ खड़ी हूँ। 1200 रुपए वाली खाद की बोरी 1400 रुपए में मिल रही है, उसके लिए मैं परेशान हो रही हूँ। ये कहना है रीना अहरवार का। वह क्लास छोड़कर खाद के लिए लाइन में लगी रही। यह किसी एक रीना की कहानी नहीं है। दतिया में भी एक छात्रा रात 11 बजे खाद लेने पहुंची। ऐसे हालात इन दिनों प्रदेश के हर जिले में देखे जा रहे हैं। रीना छतरपुर के सटई रोड स्थित सेवा सरकारी समिति बगौता वेयर हाउस में कॉलेज छोड़कर खाद लेने आई। उनका कहना है कि पिता की मजबूरी देखकर खाद के लिए लाइन में लगना पड़ा। अगर किसानी नहीं हुई तो पढ़ाई के लिए पैसे कहां से आएंगे? किसानी से परिवार का गुजर बसर होता, खाने का कहां से लाएंगे? इसलिए मजबूर होकर लाइन में लगना पड़ा। मेरे पिता कई बार खाद के लिए लाइन में लगे लेकिन भीड़ होने के कारण उन्हें खाद नहीं मिली, इसलिए मुझे क्लास छोड़कर यहां आना पड़ा। जयपुर एक बार फिर कोरोना का हॉट स्पॉट बनता जा रहा है। गुरुवार को जयपुर में 17 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जिसमें 6 स्कूली बच्चे हैं। इनमें 4 बच्चे स्कूल जा रहे थे, वहीं 2 अन्य बच्चे भी पॉजिटिव मिले हैं लेकिन वे ऑनलाइन क्लास ही ले रहे हैं। सीएमएचओ डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने बताया कि आज जयपुर में कुल 17 केस मिले हैं। इनमें 4 स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं। इसमें झालाना स्थित एक सरकारी स्कूल में 2 बच्चे, भारकोटा स्थित निजी स्कूल में 2 बच्चे भी पॉजिटिव शामिल हैं। इसके अलावा 2 अन्य बच्चे भी पॉजिटिव मिले हैं। हालांकि वे दोनों ही ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे। जयपुर में एरिया वाइज स्थिति देखें तो आज बनी पार्क, सिविल लाइंस, दुर्गापुरा, जमवार, रामगढ़, फागी, मानसरोवर और राजा पार्क में एक मरीज मिला है। वहीं मालवीय नगर, महेश नगर में 2 केस सामने आए हैं। 2 दिन पहले जयपुर के अजमेर रोड स्थित जयश्री पड़ीवाल स्कूल में 12 बच्चे एक साथ पॉजिटिव मिले थे। इससे पूरे जयपुर शहर में स्कूल संचालकों और पेरेंट्स में हड़कंप मच गया था। इससे पहले भी स्कूल में 3 बच्चे पॉजिटिव मिल चुके हैं। वहीं टोंक रोड स्थित एसएमएस स्कूल में भी 2 बच्चे पॉजिटिव आ चुके हैं। इसके अलावा नीरजा मोदी स्कूल का भी एक स्टूडेंट पॉजिटिव मिल चुका है। हालांकि वह स्टूडेंट दीपावली के बाद से ऑनलाइन ही क्लासेस ले रहा था। छत्तीसगढ़ पुलिस को पहली बार गांजे के गोदाम का एक वीडियो मिला है। बालोद पुलिस ने हाल में ही ओडिशा से गांजा लाकर छत्तीसगढ़ और देश के दूसरे राज्यों में सप्लाई करने वाले नेटवर्क को पकड़ा था। हिरासत में लिए गए लोगों के मोबाइल फोन की जांच में वीडियो पुलिस के हाथ लगा। वीडियो में उड़ीसा के छत्तीसगढ़ से लगे एक गांव में बना गांजे का गोदाम और तस्करों का अड्डा दिख रहा है। इसमें कुछ लोग भी दिख रहे हैं। इस जगह तंबू लगाकर गांजे के सैकड़ों पैकेट रखे गए थे। पुलिस सूत्रों की माने तो वीडियो में नजर आ रहा है कि गांजे का स्टॉक करोड़ों की कीमत का है। इस बात की पुष्टि होती है कि गांजा उड़ीसा से लाया जाता रहा है। छत्तीसगढ़ की पुलिस इस वीडियो को अहम सबूत मानकर गांजा तस्करों के खिलाफ एक्शन के लिए उड़ीसा पुलिस से संपर्क कर रही है। बताया जा रहा है कि वीडियो उड़ीसा के मलकानगिरी के पास कदम गुड़ा क्षेत्र का है। हालांकि पुलिस की जांच अब भी जारी है। बीते कई सालों से उड़ीसा से छत्तीसगढ़ गांजा भेजा जा रहा है। हमेशा यहां पकड़ में आने वाले तस्करों के पास से मिलने वाला गांजा भी उसी तरह पैक किया होता है जैसा वीडियो में नजर आ रहा है। 2 सप्ताह पहले ही प्रदेश के नए डीजीपी अशोक जनेजा ने उड़ीसा पुलिस के अफसरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की है। तो रुक रहा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। કોઈ બી બિઝનેસનો જે બેઝિક પ્રશ્ન હોય છે તે હોય છે માર્કેટિંગ. દરેકનો બિઝનેસ વધતા ઓછા પ્રમાણમાં ચાલતો તો હોય જ છે. તો મારા બિઝનેસમાં મને જે તકલીફ પડી રહી હતી એમાં એવું હતું કે ક્વોલિટી વર્ક હું લેવા જાઉં તો મારા બજેટની બહાર જતું રહેતું હતું. મારું નામ હર્ષ પટેલ છે. વે ટુ ફેશન WTF વસ્ત્રાપુર ખાતે મારી રેડીમેડ ગાર્મેન્ટની શોપ છે જે છેલ્લા 8 વર્ષથી હું ચલાવી રહ્યો છું. મારા મિત્ર થ્રુ મને એક એપ્લિકેશન વિશે જાણવા મળ્યું કે જેની અંદર આપણા રેગ્યુલર કસ્ટમર તો જે હોય એના સાથે તમે ટચમાં તો હો જ છો, પણ જે નવા કસ્ટમર આવે અથવા તો તમે જેમ કે ઇન્સ્ટાગ્રામ કે વોટ્સઅપ ઉપર જે ડિજિટલ માર્કેટિંગ કરતા હોય તેની સાથે સાથે હું માર્કેટિંગ કરી શકું છું. બ્રાન્ડ સ્પોર્ટ 365 સૌથી પહેલાં તો 7 દિવસનો જે ટ્રાયલ ફ્રી પેક હતો એ મેં યુઝ કર્યો. એનાથી મને સારી એવી મજા બી આવી અને એકદમ ઇઝી છે કે જેમાં મારે કોઈની જરૂર પણ નથી પડતી.
હું મારી જાતે મારું માર્કેટિંગ કરી શકું છું. એ ફીચર્સ મને બહુ સારો લાગ્યો. ત્યારબાદ મને એવું લાગ્યું કે આપણે આના પેઇડ વર્ઝનમાં જવું જોઈએ, જે મેં લીધું પેઇડ વર્ઝન એનું. ત્યારબાદ એની અંદર એવી સિસ્ટમ છે કે તમે અનલિમિટેડ ફ્રેમ ડાઉનલોડ કરી શકો છો અને તમારો લોગો, એડ્રેસ અને કોન્ટેક્ટ નંબર લગાવી અને તમારા કસ્ટમરને એપ્રોચ કરી શકો છો, જેનાથી મારો કસ્ટમરનો ફ્લો પણ વધ્યો અને મને ઇઝી પણ લાગ્યો આ યુઝ. મારે જે માર્કેટિંગનો એમ હતો, જેનું પરફેક્ટ સોલ્યુશન મને બ્રાન્ડ સ્પોર્ટ 365 આપ્યો. કોઈ ઝંઝટ નથી. લોગો અપલોડ, ઇમેજ ડાઉનલોડ અને શેર. બ્રાન્ડ સ્પોર્ટ 365 આસાન है. ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। अब व्हाट्सएप पर आप अपना तैयार किया गया स्टिकर किसी को भी भेज सकेंगे। कंपनी ने इसके लिए नया टूल रिलीज कर दिया है। इस टूल के इस्तेमाल आप वेब व्हाट्सएप पर भी कर सकेंगे। इस टूल में इस्तेमाल किए जाने वाले फोटो को क्रॉप करने के साथ एडिट भी किया जा सकेगा। कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, यानी अब आप अपने बनाए गए स्टिकर से लोगों को बधाई दे सकते हैं। व्हाट्सएप के इस नए टूल का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अब यूजर्स को किसी थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत नहीं होगी। अब तक यूजर को इसके लिए फोटो क्रॉपिंग ऐप की जरूरत होती थी। इस टूल से यूजर के अकाउंट और फोन की सेफ्टी भी बढ़ जाएगी। व्हाट्सएप एक और नए टूल पर भी काम कर रहा है। इसमें यूजर्स ऑडियो मैसेज की प्लेबैक स्पीड को भी बदल सकेंगे। मई में ही कंपनी ने अपने वॉइस मैसेज में कुछ इस तरह का अपडेट दिया था। जब आप किसी वॉइस नोट को फॉरवर्ड करते हैं तो ऑडियो को तेज करना संभव नहीं है, क्योंकि प्लेबैक स्पीड बटन उपलब्ध नहीं है। लेकिन इसके लिए जल्द ही एक नया फीचर आने वाला है। इसके अलावा कंपनी ने भारतीय यूजर्स के लिए 2 नए सेफ्टी फीचर्स, फ्लैश कॉल्स और मैसेज लेवल रिपोर्ट भी पेश किए हैं। फ्लैश कॉल की मदद से आप अपना फोन नंबर ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। सतना में कोचिंग सेंटर में घुसकर कुछ बदमाश वहां पढ़ रहे लड़कों के साथ मारपीट करने लगे। बदमाशों ने थप्पड़, लात, घूसों से पिटाई की। किसी ने इसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया है। कोलगमा पुलिस के मुताबिक घटना पुरानी है। इसका वीडियो गुरुवार को सामने आने पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि शहर के टिकुरिया टोला स्थित कोचिंग में राजा विश्वकर्मा पढ़ रहा था। इसी दौरान रोहित दहिया और मोहित दहिया अपने 5 साथियों के साथ यहां पहुंचा। आरोपी बिना कुछ कहे राजा के साथ मारपीट करने लगा। बताया जा रहा है कि राजा और मोहित के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। इसी खुन्नस में वो कोचिंग पहुंच गए। बदमाशों ने राजा को कोचिंग से बाहर निकालकर सड़क पर लात, जूते मारे। राजा किसी तरह वहां से भाग निकला। इसके बाद लड़के कोचिंग टीचर को हिदायत देते हुए कोचिंग के अंदर घुस गए। वहां पे भी छात्र के साथ मारपीट करने लगे। पटना में बदमाशों ने दिन दहाड़े जदयू नेता और डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार को गोली मार दी। वो पेशे से एक डेंटिस्ट भी हैं। एक गोली उनके बाह में फंसी है। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना फुलवारी शरीफ की मित्र मंडल कॉलोनी की है। गुरुवार सुबह डॉक्टर धर्मेंद्र मित्र मंडल कॉलोनी में अपनी जमीन देखने गए थे। इसी दौरान 2 बाइक पर बदमाश वहां पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। वो जान बचाने के लिए अपनी कार की ओर भागे। इसी दौरान एक गोली उनके बाह में लग गई। गोली लगते ही वो जमीन पर गिर गए। अपराधी पिस्टल लहराते हुए फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। स्थायी लोगों ने उनको फुलवारी शरीफ सीएचसी में भर्ती करवाया। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई।